स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। पिछली कक्षा में हम जहां रुके थे वहीं से आगे बातचीत को बढ़ाने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने चंपारण सत्याग्रह को देखा था और मैंने बताया था कि 3 सत्याग्रह लाइन से हम देखेंगे। पहला जो था वो था चंपारण सत्याग्रह। दूसरा जो सत्याग्रह था साथियों उसे आप कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। और तीसरा जो सत्याग्रह था आपका दैट वाज अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये 3 की बातचीत हमें लगातार करनी थी, जिसमें हम चंपारण समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे खेड़ा सत्याग्रह से। साथियों, खेड़ा सत्याग्रह आपने सुना भी होगा और परीक्षा में भी कई सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह की चलिए बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं खेड़ा सत्याग्रह को। सभी लोगों को नमस्कार है, सभी को जय हिंद है, सभी को नमस्कार है। आइए, सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाएं खेड़ा सत्याग्रह। अब देखिए, जब खेड़ा की बात आती है यानी खेड़ा सत्याग्रह की बात आती है तो सबसे पहले वर्ष की बात करते हैं और वर्ष हुआ करता था 1918। साथियों, वर्ष 1918 में गुजरात, आपको पता है कि आज का जो गुजरात है उसी गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है खेड़ा। उसी गुजरात में यह प्रांत पड़ता है जिसे हम कहते हैं खेड़ा। यह खेड़ा एक स्थान का नाम है, कैसे बिहार में एक नाम है पटना, वैसे ही यह खेड़ा है। गुजरात की अगर हम बात करें साथियों तो आपको पता है कि ये जो भारत का गुजरात वाला इलाका था, भारत में जब मैंने पिछली कक्षाओं में प्रांतीय विस्तार पढ़ाया था तो ये गुजरात है। गुजरात जो है उस समय बॉम्बे प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। किस प्रांत का हिस्सा? बॉम्बे प्रांत का। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली बार परीक्षा में पूछ लिया गया था कि गुजरात किस प्रांत का हिस्सा था, तो आप समझिएगा उस समय ये बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। आज एक अलग राज्य के रूप में गुजरात है। गुजरात के अंदर में ये खेड़ा नाम का एक स्थान है और इसी खेड़ा नाम के स्थान पे इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये शुरुआत का डेट आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर के अंदर में डेट पूछे जाते हैं और वो डेट है साथियों 11 मार्च 1918 को। 11 मार्च 1918 को गुजरात के खेड़ा से एक आंदोलन की शुरुआत होती है, एक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और उस टाइम पीरियड पे गुजरात के अंदर में पाटीदार किसान होते हैं। आपको पता है कि वहां के जो लोकल किसान होते हैं वो पाटीदार समुदाय से आते हैं। कैसे हमारे यहां अलग अलग जातियां होती हैं, उसी प्रकार से गुजरात के अंदर में एक समुदाय है जिसका नाम है पाटीदार समुदाय। उसकी बातचीत करेंगे। लेकिन उस समय उसी समुदाय के एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था मोहनलाल पांड्या। वहां पे एक नेता हुआ करते थे जिन्होंने उस आंदोलन के अंदर में एक नेता स्थानीय हुआ करते थे लोकल लेवल पर, और उस स्थानीय नेता का नाम था मोहनलाल पांड्या। मोहनलाल पांड्या, इसी मोहनलाल पांड्या ये भी एक स्वयं किसान हुआ करते थे। ये भी एक स्वयं किसान हुआ करते थे और इसी व्यक्ति ने आंदोलन की स्थानीय तौर पर, लोकल तौर पर शुरुआत की। इस आंदोलन का कारण क्या था इसकी भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की तो इसमें मूल रूप से उस टाइम पीरियड पर इस आंदोलन के अंदर में कौन शामिल हुआ, तो उस टाइम पीरियड पर इस आंदोलन के अंदर में जो गुजरात के पाटीदार किसान हुआ करते थे, पाटीदार किसान, यही पाटीदार किसान इसमें शामिल हुए। मूल रूप से जो पाटीदार किसान है एक समुदाय है जो गुजरात के अंदर में कृषि के लिए काफी फेमस हुआ करता था। और बाद में इसी पाटीदार किसान का नेतृत्व कौन करेंगे, तो आगे चल के एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा महात्मा गांधी। इसी का नेतृत्व आगे चल के महात्मा गांधी करेंगे। इसी की कहानी पढ़नी है कि आखिर ऐसा कौन सा बात हो गया कि खेड़ा के अंदर में जिस आंदोलन को मोहनलाल पांड्या ने शुरू किया, बाद में उस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी को करने आना पड़ा। इन्हीं चीजों पर हम लोग आज की क्लास में बातचीत करेंगे। अब चलते हैं खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह की कहानी क्या है? खेड़ा सत्याग्रह की कहानी यह है साथियों कि ये जो गुजरात प्रांत है, ये जो गुजरात है, इस गुजरात के खेड़ा में एक जगह है जिसको कहते हैं खेड़ा। खेड़ा के अंदर में समस्या ये हो गई कि आपको ही पता है कि वहां पर फसल जो है बाढ़ के कारण जो है फसल खराब हो गई।
अब मुझे एक बात बताइए कि जब कहीं की फसल खराब हो जाएगी, इस टाइम पीरियड में इस खेरा में भीषण अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा। और जब ये भीषण अकाल पड़ा तो अकाल से क्या होगा, सूखा पड़ेगा, तो सूखा पड़ेगा तो फसल क्या होगी, खराब हो जाएगी, फसल की पैदावार कम नहीं होगी, कम हो जाएगी। अब जब फसल की पैदावार कम हो गई तो वैसी परिस्थिति के अंदर में किसान क्या करेंगे भाई, किसान टैक्स कम करने की बात करेंगे। किसान क्या करेंगे, फसल खराब हो गई तो किसान कर जो है यानी भू राजस्व जो है, जो भूमि का राजस्व है, उस भू राजस्व को माफ करने की बात करेंगे कि हमारा टैक्स माफ कर दिया जाए भाई। लेकिन अंग्रेज जो है माफ करने की मांग करेंगे, माफ करने की मांग करेंगे। ये लोग मांग रखेंगे कि भाई हमारा खेत में पैदा ही नहीं हुआ तो हम टैक्स कहां से देंगे, लेकिन अंग्रेज इस मांग को रिजेक्ट कर देंगे। जबकि अंग्रेजों से ये हाथ जोड़कर मांग करेंगे कि साहब हमारा फसल खराब हो गया है और जो जरूरत की चीजें हैं वो बाजार में धीरे धीरे महंगी होती जा रही हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। एक तो ये मांग था इस, अब भाई यहां पे भू राजस्व है, फसल खराब हो जाएगा, लोगों के पास तो पैसा रहेगा नहीं, लोग कहां से पैसा देंगे। दूसरा एक और परिप्रेक्ष्य है, इसी टाइम पीरियड में गुजरात के इलाकों में प्लेग महामारी फैली थी। अगर हम बात करें तो 1918 के शुरुआती दौर में गुजरात में जो है भीषण महामारी, गुजरात में महामारी थी। और इस महामारी का क्या नाम है, तो इस महामारी का नाम था साथियों प्लेग। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ किसान परेशान है, उसका फसल नहीं हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ भयंकर प्लेग मर गया जिसमें लगभग गुजरात की 10% लोगों की मृत्यु हो गई। आप इमेजिन कर लीजिए कि कितना भीषण अकाल था। ये आंकड़े अगर आप बात करेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर में एक आंकड़ा दिया हुआ है, वह 16,740। इस टाइम पीरियड पर 16,740 मौत जो है, लोगों की मौत हो गई, इतने सारे लोग मारे गए। एक तरफ गुजरात के लोगों में भीषण प्लेग फैला, महामारी फैली, लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ इधर फसल खराब है, लोगों के पास पैसा नहीं है और अंग्रेज कह रहे हैं कि हम वो सब नहीं जानते हैं, तुमको टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। और इतना भी छोड़िए भाई, यहां पे मान लीजिए कि 100 रुपया टैक्स है तो सिर्फ 100 रुपया की मांग करते नहीं, उल्टा भू राजस्व माफ करने के बजाय उन्होंने भू राजस्व में इजाफा कर दिया। मतलब उन्होंने एक तरफ तो नमक, उस पर घाव पर नमक रगड़ दिया और उन्होंने क्या कर दिया, भू राजस्व में वृद्धि कर दी। इसी टाइम पीरियड में भू राजस्व में साथियों इन्होंने क्या किया, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक फैसला सुनाया और भू राजस्व में एग्जाम में पूछा गया है कितना प्रतिशत, तो 23% वृद्धि कर दी। अब बताइए कि एक तरफ जनता परेशान है, फसल नहीं हुआ है, किसान, पाटीदार किसान परेशान है कि फसल नहीं है, हम टैक्स कहां से देंगे। वो हाथ जोड़ के अंग्रेजों के सामने खड़े हैं कि हजूर माफ कर दीजिए। और हजूर तो साहब माफ क्या करेंगे, हजूर ने उल्टा एक नया आदेश जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि अब 23% ज्यादा तुमको देना पड़ेगा। उल्टा गुजरात में दूसरी तरफ महामारी फैली हुई है, मतलब गुजरात के लोग परेशान ही परेशान हैं। और तीसरी बड़ी बात कि यहां पर अंग्रेजों के द्वारा एक अकाल संहिता बनाई गई थी। एक नियम था जिसको हम कहते थे अकाल संहिता। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये अकाल संहिता क्या है भाई। अकाल संहिता नियम था कि जिन देशों में ब्रिटेन शासन करता था, जिन देशों में ब्रिटेन शासन करता था, यदि उस देश में पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में 25% या उससे कम
फसल की पैदावार हुई तो वहां का भू राजस्व माफ कर दिया जाता था। अब जरा समझिए, नियम क्या था अंग्रेजों की? भाई अंग्रेज ने तो भारत में सिर्फ शासन नहीं किया है, भारत को सिर्फ गुलाम नहीं बनाया है, पूरे दुनिया में अंग्रेजों ने लगभग 2/3 देशों पर शासन किया है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में अगर किसी वर्ष अंग्रेजों का यह नियम था कि अगर मान लो कि भारत है, भारत में इस साल 100 किलो धान हुआ है पिछले साल, और इस साल जो है फसल खराब हो गया, अकाल पड़ गया, तो अकाल जब पड़ेगा तो सूखा पड़ेगा, और इस साल अगर 24 किलो धान हुआ है तो बताओ ये 25% से कम है कि नहीं है? भाई 100 का 25% 25 किलो होता है, और अगर पिछले वर्ष की तुलना में 25% या उससे कम तो ये 24% है। तो नियम के अनुसार भू राजस्व क्या होना चाहिए? कमेंट करो भाई जरा, नियम के अनुसार भू राजस्व क्या होना चाहिए? माफ होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि अकाल पड़ा और ये 30 किलो जो है 30 केजी हुआ तो भू राजस्व माफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 25% या उससे कम पर यह नियम था। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब मामला क्या था कि यहां पर भू राजस्व फसल खराब हुआ और ये जो पैदावार हुई, ये जो पैदावार था वो 25% से कम था। अब भाई बताओ कि अगर गुजरात के खेरा में अकाल पड़ा, फसल खराब हुई, पैदावार 25% से कम हुआ तो माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने माफ छोड़ो साहब, माफ के अलावा इन्होंने 23% की वृद्धि कर दी। गुजरात के लोग, पाटीदार समुदाय, किसान परेशान, और दूसरी तरफ महामारी जो है लोगों को जान जो है ढकेल ढकेल के जान ले रहा है, मौत हो रही है लोगों को। अब जब इन्होंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया, इन्होंने इन अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया, तो अंग्रेजों ने इनके रिक्वेस्ट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बोला हम माफ नहीं करेंगे। अब जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया गुजरात के अंदर में, तब जाकर मामला बढ़ा। और मामला क्या बढ़ा? तब मोहनलाल पांड्या ने बोला कि अगर तुमने हमारे मांग को रिजेक्ट कर दिया है तो हम अब तुम्हारे खिलाफ अभियान चलाएंगे। अब जब इन्होंने कहा, तब मोहनलाल पांड्या ने इन्हें क्या कहा? एक भाई लिख रहे हैं सर इतना डिटेल में मत पढ़ाइए, चुपचाप पढ़ो नहीं तो मारेंगे कस के। अब तब मोहनलाल पांड्या ने क्या कहा कि हम एक अभियान चलाएंगे कि हम टैक्स नहीं देंगे, और इन्होंने एक अभियान का नाम दिया राजस्व रहित अभियान। और इन्होंने कहा कि अब हम टैक्स नहीं देंगे किसी भी हालत में, और तब टैक्स नहीं देंगे तो ये अकेला आदमी क्या करता? ये अकेला आदमी क्या करता? तो इन्होंने अभियान ये शुरू किया। कब शुरू किया? तो नवंबर 1917 में। और इन्होंने अपने लोकल नेताओं से मदद मांगी, जो स्थानीय नेता थे उन स्थानीय नेताओं से कहा कि साहब आप लोग हमारी मदद कीजिए। और 2 लोग आए इसमें, एक तो इसमें जो आंदोलन का नेतृत्व किया, एक तो है मोहनलाल पांड्या, और दूसरे एक और नेता हैं जिनको आप प्यार से क्या बुलाते हैं? तो आप बुलाते हैं शंकरलाल पारीख। और इन 2 नेताओं ने पूरे गुजरात के अंदर में कांग्रेस के नेताओं से निवेदन किया। गुजरात सभा हुआ करती थी, उनके सदस्यों से मदद मांगी। और इन्होंने क्या किया? इन 2 लोगों ने क्या किया? तो इन 2 लोगों ने, गुजरात में एक ऑर्गेनाइजेशन था जिनका नाम था गुजरात सभा, अहमदाबाद इसका मुख्यालय हुआ करता था, और इन्होंने गुजरात सभा से मदद मांगी। और जब इन्होंने गुजरात सभा से मदद मांगी, और इसका मुख्यालय कहां था? तो इस गुजरात सभा का साथियों मुख्यालय अहमदाबाद हुआ करता था।
और तब जाकर इस गुजरात सभा से जब इन्होंने मदद मांगी तब इन्होंने महात्मा गांधी से निवेदन किया और तब महात्मा गांधी आएंगे। गुजरात सभा के लोग महात्मा गांधी से निवेदन करेंगे कि गांधी जी उस समय आप आइए। क्यों? क्योंकि इस गुजरात सभा के इस समय महात्मा गांधी अध्यक्ष हुआ करते थे। गुजरात सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय महात्मा गांधी ही हुआ करते थे। तो भाई अध्यक्ष तो आएंगे ही आएंगे। गुजरात सभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी हुआ करते थे और महात्मा गांधी उस समय चंपारण सत्याग्रह पर अभी अभी विजय प्राप्त किए थे। उन्होंने गुजरात सभा के लोगों ने गांधी जी से निवेदन किया, क्योंकि गांधी जी उस समय कहां थे? चंपारण में थे। गांधी जी कहां थे? चंपारण में थे भाई उस समय। तो गांधी जी ने इनको तार जब भेजा गया तो गांधी जी ने कहा कि तुम लोग अपनी मांगों पर अड़े रहो, मैं खुद तो नहीं आ रहा हूं, अभी मुझे आने में समय लगेगा, लेकिन तुम लोग अपने मांगों पर क्या करो? अड़े रहो। और गांधी जी ने उस समय बंबई की सरकार से बोला कि भैया इनको राजस्व को छूट दे दिया जाए, राजस्व में जो है इनको जो है माफ कर दिया जाए, लेकिन वो माफ करने को तैयार नहीं हुए। जब वो माफ करने को तैयार नहीं हुए तो महात्मा गांधी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और तब फरवरी, महात्मा गांधी फरवरी में पहुंचे। फरवरी 1918 में महात्मा गांधी फरवरी 1918 में बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे पहुंचने के बाद उन्होंने किसानों के साथ बैठक की, बातचीत की, गुजरात सभा के जो सदस्य थे उनके साथ बातचीत की, फिर खेरा गांव गए, खेरा गांव का दौरा किया और दौरा करने के बाद गांधी जी को लगा कि नहीं यार ये माफ कर देना चाहिए। और तब जब किसानों की मांगों को अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दिया तब गांधी जी ने एक बैठक बुलाई और वो बैठक बुलाई 22 मार्च 1918 को। जब किसानों की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया तब 22 मार्च 1918 को कहां पे बैठक बुलाई? तो नाडियाड एक जगह है, नाडियाड। और इसी नाडियाड की बैठक में यह तय हुआ कि अब आगे क्या होगा भाई? तो आगे अब आंदोलन होगा। और इसी बैठक में गांधी जी ने जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनसे बोला कि आप लोग प्रतिज्ञा कीजिए कि पूरे 1 वर्ष तक आप कर भुगतान नहीं करेंगे। और यहां पर इन्होंने सीधा कहा कि लोगों से कहा कि लोग 1 वर्ष तक कर का भुगतान नहीं करें। उसके बाद गांधी जी खेरा गए, खेरा गांव का दौरा किया। खेरा गांव का दौरा करने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने द्वारा किए गए वादे को निभाइए और अगले 1 साल तक आप जो है क्या करिए? तो कर का भुगतान नहीं करिए। ये जब मामला हुआ तो इस टाइम पीरियड पर नादियाड में जब गांधी बैठक कर रहे थे तो गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन उसके बावजूद पांड्या ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और लोगों से कहा कि 1 वर्ष तक आपको क्या करना है? तो 1 साल तक आपको टैक्स नहीं देना। और जब इतनी बात आई तो उसके बाद जो है मामला धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर उसके बाद जो है जब गांधी को यह कर लिया गया तो सरकार ने जांच के आदेश दिए। सरकार का मतलब क्या? ब्रिटिश सरकार ने जांच के आदेश दिए। जब ये जांच का आदेश दिया गया तो आपको सुन के हंसी आएगा। जांच करने के बाद इन्होंने कहा कि निलंबन जो है, टैक्स माफ करने का कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि टैक्स माफ करने का कोई जरूरत नहीं है।
और क्लियरली कह दिया कि आपको टैक्स माफ करने का जरूरत नहीं है। अब जैसे ही ये बात गांधी जी को पता चली कि अंग्रेज कह रहे हैं कि टैक्स माफ करने का जरूरत नहीं है, तो गांधी के चार बड़े समर्थक ने एक गुट बनाया और गांव गांव दौरा करके लोगों को जगाने लगे। उसमें गांधी के मित्रों में 4 लोगों का नाम प्रमुख है। और यहां पर महत्वपूर्ण नेता की अगर बात करें तो महात्मा गांधी। दूसरा गांधी के करीबी सहयोगी नरहरि पारीख। तीसरा मोहनलाल पांड्या। और चौथा गांधी के उस टाइम पीरियड में गुजरात के सबसे भरोसेमंद साथी रविशंकर व्यास। और इस आंदोलन का गांधी के बाद नेतृत्व देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 5 लोग गांधी के साथ प्रोमिनेंटली यहां पर खड़े रहे। और जब ये 5 लोग गांधी के साथ बहुत प्रोमिनेंटली खड़े रहे, तब जाकर महात्मा गांधी ने क्या किया? तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आंदोलन होगा। और फिर आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई। और इन्होंने क्या कहा कि अब आंदोलन होगा। महात्मा गांधी ने आह्वान किया अंग्रेजों से बातचीत के बाद महात्मा गांधी के कहा कि कर उन्हीं से वसूला जाए जो देने में सक्षम हो। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि गांधी जी अब आंदोलन करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि टैक्स उन्हीं से लिया जाए जो देना चाहते हो। मान लीजिए कि आज सरकार कहे, भारत की सरकार कहे कि जो लोग इनकम टैक्स देना चाहते हैं वही दें, तो कोई देगा? नहीं देगा। देगा कोई नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद गांधी ने दूसरी मांग करी और गांधी ने कहा कि जब्त की गई भूमि वापस की जाए, क्योंकि अंग्रेज जो टैक्स नहीं देने के बाद जमीन को क्या कर लेते थे? जमीन को सीज कर लेते थे, जब्त कर लेते थे। तो जब्त की गई भूमि किसानों को वापस की जाए। ये 2 बड़ी मांगे उस टाइम पीरियड पर हुआ करती थी। और अंततः जब अंग्रेजों ने देखा कि भैया इससे काम नहीं चलेगा, तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भाई, जो स्वेच्छा से देना चाहते हैं वही दें, क्योंकि भैया अगर स्वेच्छा से नहीं मांगेंगे, अगर सब लोग से मारने पीटने लगेंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में क्या हो जाएगा? आंदोलन जो है फिर बड़ा उग्र हो जाएगा। गांधी जी आ ही गए हैं, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। और तब जाकर इन्होंने क्या किया? तो गांधी जी का एक प्रभाव रहा कि अंग्रेज डर कर उनसे जो है क्या किए? टैक्स को बोला कि जो देना चाहते हैं वही दें, बाकी लोग न दें। तो मैं 3-4 बड़ी बातें पूछता हूं कि खेरा सत्याग्रह का कारण क्या? तो पहला कारण यही था कि पाटीदार समुदाय जो किसान हुआ करता था वो परेशान था। उस समय अकाल फैल गया था, अकाल में उनकी फसल खराब हो गई थी। प्लेग महामारी दूसरी तरफ, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और तीसरी तरफ टैक्स को उन्होंने माफ करने की मांग की, लेकिन इन्होंने कहा कि 23% टैक्स बढ़ा दिया। 4-5 बड़े लोग जिन्होंने गांधी का साथ दिया,
तो उसमें कौन कौन आएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे, शंकरलाल पारीख आएंगे, मोहनलाल कामेश्वर पांड्या आएंगे। बहुत जगह ना हम लोग मोहनलाल पांड्या भी लिख देते हैं, और इनका नाम अगर ओरिजिनल पूछेंगे तो मोहनलाल कामेश्वर पांड्या हुआ करता था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो कहीं कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ये इन्हीं का नाम था। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली शॉर्ट में मोहनलाल पांड्या कह देते हैं। उसके अलावा रविशंकर व्यास हुआ करते थे, वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। और किसान सत्याग्रह क्या था? तो महात्मा गांधी का प्रथम, अगर हम बात करें कि खेरा सत्याग्रह क्या था, तो भाई खेरा सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का एक ऐसा आंदोलन जो उन्होंने किसके लिए किया? चंपारण के बाद किसानों के लिए किया था। किसान, उस समय खेरा कहां था? तो गुजरात में था, लेकिन कौन सा प्रांत था? तो बॉम्बे प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। क्लियर है ये बात सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे, तो फिर हम लोग बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक भाई मेरे पूछ रहे हैं कि सर इंदुलाल याग्निक, देखिए गांधी जहां रहेंगे तो वहां दो नाम तो बड़ा फिक्स है। अब ये छोटी बात आपने कर ली, छोड़ी, चलिए कहीं बता देता हूं। गांधी जहां रहेंगे वहां छोटी बात दो, एक तो महादेव देसाई रहेंगे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये इनके निजी सचिव हुआ करते थे, और दूसरे इनके करीबी हैं इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक। हालांकि आजकल परीक्षा में नाम पूछने लगा है कि निम्न में से कौन इस आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या कहा कि जो किसान स्वेच्छा से टैक्स देना चाहते हैं उनसे लिया जाए, जो नहीं देना चाहते उनको छोड़ दिया जाए। अंग्रेजों ने भी देखा कि भैया आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है, चुपचाप जो दे रहा है उससे लीजिए, बाकी को छोड़िए। मामला क्लियर हुआ? Is it clear to everyone in the class? यस सर, कमेंट आने लगे हैं यस सर। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक हमारा क्या है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आइए बढ़ते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की तरफ। अब देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब जब हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की बात करते हैं तो नाम में ही दिख रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अगर मैं भारत के इतिहास की बात करूं तो ये इसमें नाम में ही एक वर्ड दिख रहा है, और वो वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? तो वर्ड है साथियों मजदूर। अगर मैं बात करूं कि भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर, या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूर वर्ग को शामिल करने की बात, या मजदूर वर्ग के आंदोलन को आकार देने की बात आएगी, तो सबसे पहला नाम आएगा इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहला नाम आएगा अहमदाबाद के अंदर में मिल मजदूर आंदोलन का। ठीक है, अब मामला क्या है समझते हैं। आइए, मामला बस इतना है कि यह अहमदाबाद कहां है, तो आप भी जानते हैं कि अहमदाबाद गुजरात में है। कहानी है गुजरात के फरवरी मार्च की। वर्ष है 1918 का। 1918 का मामला बस इतना है कि गुजरात के अंदर में 1916 से लेकर 1918 तक भीषण प्लेग फैला था। क्या फैला था? अभी अभी हमने देखा 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस टाइम पीरियड में। भीषण प्लेग फैला था। अब प्लेग का मतलब क्या? जैसे आज कोरोना फैला, कोरोना फैला तो क्या हुआ भाई? लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। कोरोना फैलता है तो वैसे टाइम पीरियड में क्या होता है? लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, और यही उस टाइम पीरियड पर भी हुआ। जब भीषण प्लेग फैला तो मजदूर क्या करेंगे? मजदूर का पलायन हो जाएगा।
मजदूर अपने घर वापस लौटेंगे या अपने प्रांत वापस लौट जाएंगे। मान लीजिए जो बिहार का होगा वो बिहार लौटेगा। और यही उस टाइम पीरियड पर हुआ। अहमदाबाद के अंदर में भीषण प्लेग फैला, और भीषण प्लेग फैला तो मजदूर अपने अपने प्रांतों में वापस लौट गए। अब बात कर लेते हैं इस अहमदाबाद की। अहमदाबाद जो शहर था साथियों, अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद जो शहर है, यहां पर खूब सारी कपड़ा की मिलें हुआ करती थी, टेक्सटाइल मिल हुआ करता था। अब कपड़ा मिल में मतलब भारत का एक बड़ा स्थान है अहमदाबाद का, सूरत में खूब कपड़ा बनता है आज के डेट में। तो यहां पर कपड़ा मिल था। अब मान लीजिए कि कोरोना जैसी महामारी उस टाइम पीरियड में आएगी या सारा मजदूर छोड़ के चला जाएगा तो मिल ठप पड़ जाएगा। अब मिल ठप पड़ जाएगा तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो उस टाइम पीरियड पे जब कपड़ा मिल से मजदूर वापस लौटने लगे, मजदूर क्या होने लगेंगे, मजदूर वापस लौटेंगे। भाई महामारी फैला है, भागेंगे घर, वापस लौटने लगे। तो जब मजदूर वापस लौटने लगे तो इसी टाइम पीरियड में यहां के जो मिल मालिक थे उनको टेंशन हो गया कि भैया हमारा मिल तो बंद हो जाएगा। तो इन लोगों ने बोला कि भैया जो लोग रुकेंगे, जो काम पर बने रहेंगे, जो काम करेंगे उनको 100% बोनस मिलेगा। जरा एग्जाम्पल समझिए, किसी किसी किताब में ना 75% भी दिया रहा था, लेकिन एग्जाम में आपको क्या टिक करना है, एग्जाम में आपको 100% टिक करना है। अब समझिए क्या हुआ, कोरोना आया, मान लेते हैं कि प्लेग महामारी आया उस टाइम पीरियड में, तो सब लोग गांव भागने, जैसे अभी कैसे कोरोना आया, मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए आज का ही, कोरोना आया, सब लोग गांव भाग रहे हैं। अब अहमदाबाद के अंदर में मिल का मालिक देखा कि सब मजदूर अगर गांव चला जाएगा तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हमारा मिल बंद हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो लोग गांव नहीं जाएंगे उनको 100% बोनस देंगे, मतलब सैलरी सीधा दुगना। 100% का मतलब क्या कि अगर तुम्हारा तनख्वाह अगर 100 रुपया है तो तुमको इसमें 100 रुपया और देंगे, 100% देंगे इसका, यानी तुम्हारी तनख्वाह आप कितनी कर देंगे, हम 200 कर देंगे, यानी दुगुनी कर देंगे। तो वही बात इन्होंने कहा कि अगर जो लोग यहां पर रुकेंगे उनको 100% बोनस मिलेगा। बहुत सारे मजदूर रुक गए। अब मजदूर रुकने का कारण यह था, बहुत सारे मजदूर रुक गए और आराम से अपना काम करने लगे। अब वो जो मजदूर रुके वो काम कर रहे हैं और उस समय मुझे लगता है कि 5 रुपए प्रति महीना मिलता था। ठीक है, ये लोग रुक गए। अब अचानक से धीरे धीरे 1916 के बाद 1917 आया, मजदूर रुक के काम कर। 1918 आया। जब 1918 आया तो 1918 जब आया तो धीरे धीरे महामारी, जैसे कोरोना कैसे 1 साल में खत्म हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, तो वैसे ही प्लेग महामारी जो है कमजोर हो गई, या यूं कहें कि महामारी समाप्ते लिख देते हैं, कमजोर से ज्यादा अच्छा है, समाप्त हो गया। अब जैसे अभी कैसे कोरोना खत्म हो गया तो सब लोग वापस फिर अपने अपने काम पर पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर चले गए, तो वैसे ही उस समय भी प्लेग महामारी खत्म हो गया। तो जब प्लेग महामारी खत्म हो जाएगा तो लोग वापस आने लगेंगे। लोग क्या होने लगेंगे, वापस आने लगेंगे। तो जब मजदूर वापस आने लगे, कहां पे, अहमदाबाद में, मजदूर वापस आने लगे। जब मजदूर वहां पर अहमदाबाद में वापस आने लगे तो वैसी परिस्थिति के अंदर में मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करने की घोषणा की। यहीं पे विवाद हो गया। मिल मालिकों ने जो 100% बोनस दिया था, बोनस समाप्त करने की घोषणा की। और मिल मालिकों ने कहा कि भाई अब हम बोनस आप लोग को नहीं देंगे, क्योंकि भैया हमारे सब मजदूर क्या हैं, मजदूर वापस आने लगे हैं। अब मजदूर वापस आने लगे हैं तो हम आपको जो है नहीं देने वाले हैं। आपको क्या नहीं देने वाले हैं, बोनस नहीं देने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि अब हम आपको बोनस नहीं देंगे। जब इन्होंने बोनस देने से मना कर दिया तो जो है, जब बोनस देने से मना कर दिया तो मजदूरों ने हड़ताल की घोषणा कर दी।
मजदूरों ने क्या किया? हड़ताल की घोषणा कर दी। क्यों भाई? क्योंकि मजदूरों ने गिनाया कि अभी 1918 चल रहा है, 1918 वर्ष में क्या हुआ है। तो 1918 में आपको अभी अभी पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ है? अलग पेज पे ले लेते हैं इसको, है ना। 1918 आया है और 1918 के अंदर में क्या हुआ है? सबसे पहले मुझे बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। और जब विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ये दो चीजें लेकर के आता है, आपको ही पता है। एक लेकर के आएगा महंगाई और दूसरा लेकर के आएगा बेरोजगारी। और आप भी जानते हैं कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये जन्म देती है किस चीज को? गरीबी को। मतलब अर्थव्यवस्था काफी खराब हो जाती है विश्व युद्ध के बाद। तो 1918 के अंदर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है। महंगाई है, अर्थव्यवस्था जो है कमजोर हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, बेरोजगारी है, गरीबी है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में उनसे मजदूरी कर रहे हैं वो लोग, और उनसे आप क्या कर रहे हैं? आप बोनस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बोनस वापस करो, बोनस समाप्त। दो बातें हैं, ध्यान देना। आप कह रहे हैं कि बोनस क्या करेंगे? हम बोनस समाप्त करेंगे। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे जीवन की उच्च लागत हो गई है, अब इतना कम में गुजारा नहीं होगा, महंगाई बढ़ गई है। ये कहते हैं कि जीवन यापन हमारा मुश्किल होगा। जीवन यापन हमारा क्या होगा? तो जीवन हमारा यापन मुश्किल होगा। और ये लोग कौन होते थे? ये जो मजदूर होते थे ये गांव के गरीब लोग होते थे, ज्यादातर गरीब किसान होते थे, ज्यादातर गांव के ग्रामीण इलाकों से आए हुए प्रवासी होते थे। बिहार के, यूपी के, बंगाल के गांव गांव से लोग वहां काम करने जाते थे। एक तो उनको पहले से मजदूरी कम दी जाती थी। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो लोग जो है ना, एनसीईआरटी का डेटा है, ये बात लिखनी नहीं चाहिए, सिलेबस का नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। एनसीईआरटी का एक डेटा है। एनसीईआरटी कहता है कि मजदूरों का इतना ज्यादा शोषण होता था कि 70 घंटा प्रति सप्ताह उनसे काम लिया जाता था। अब बताइए कि सप्ताह में कितना दिन होता है? 8 दिन। 8 दिन होता है। 8 64 घंटा काम होना चाहिए मैक्सिमम। अगर एक दिन में मजदूर 8 घंटा भी काम करता है तो संडे को छुट्टी मिलना चाहिए। संडे को छुट्टी भी नहीं मिलता था, उससे ज्यादा काम करवाया जाता था। और जानते हैं कितना मिलता था? सैलरी आप सुनेंगे तो 5 रुपया एवरेज सैलरी था, 5 रुपया प्रति महीना। ₹5 पर मंथ का एवरेज सैलरी हुआ करता था। और छोड़ो, कभी कभी तो स्थिति ऐसी होती थी कि इतना मारा पीटा जाता था कि 12 से 15 घंटे काम कराए जाते थे। महिलाओं से काम कराया जाता था, बच्चों से काम कराया जाता था। ऐसी भी स्थिति हुआ करती थी, वहां पर दमन होता था। और भाई ये उनको पैसे की जरूरत होती थी, जीवन यापन करना होता था, तो लोग काम करते थे। अब जब ये लोग जो है अड़ गए कि हम बोनस नहीं देंगे, ये कहेंगे हम बोनस लेंगे, तो हड़ताल की सिचुएशन आ गया। जब हड़ताल का सिचुएशन आया तो एक तरफ जो है समझिए, एक तरफ ये कह रहे हैं 0%। ये 0% वाले कौन लोग हैं? 0% वाले लोग हैं मिल मालिक। मिल मालिक कह रहे हैं कि हम तुम्हें बोनस कितना देंगे? तो 0% देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। जबकि ये लोग कितना मांग कर रहे हैं कि हमारा 100% है, ये मजदूर मांग कर रहे हैं। जब हड़ताल होता है तो ये मजदूर एक महिला के पास जाते हैं जिनका नाम होता है अनसुईया। ये नाम सभी लोग याद कर लेना भैया, अनसुईया बेन। कहने को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अंबालाल साराभाई की बहन होती हैं, ये अंबालाल साराभाई की बहन होती है।
अब देखिए, ये जो मिल मालिक हैं, इस मिल मालिक का एसोसिएशन का नेतृत्व कर रहे थे अंबालाल साराभाई। गांधी जी के काफी करीबी थे, और यूं कहें तो साराभाई, और यूं कहें तो महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम बना था, उसको बनाने में बहुत पैसा दिया था इन्होंने। खैर, अंबालाल साराभाई आते हैं बातचीत में और कहते हैं कि ठीक है, 0 नहीं तो हम तुमको अब 20% बोनस देंगे। अनसुईया कहती है कि 20 पर काम नहीं चलेगा, हमको 100 मत दीजिए, लेकिन 50 कम से कम दीजिए, क्योंकि हम नेता हैं, हम मजदूरों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और कम से कम 100 दीजिए। जब मामला नहीं संभलता है, दोनों में विवाद की स्थिति आ जाती है, विवाद होता है, और जब दोनों में विवाद होता है तो वैसे में अनसुईया जो है महात्मा गांधी को बुलाती है। महात्मा गांधी आते हैं, और महात्मा गांधी आने के बाद यहां पर भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी को अनसुईया बुलाती हैं, और महात्मा गांधी क्या करते हैं, तो भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। और जब महात्मा गांधी यहां पर आते हैं और महात्मा गांधी यहां पर भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं, और महात्मा गांधी कब आते हैं, तो महात्मा गांधी आते हैं 22 फरवरी को। बाईस फरवरी 1918 को महात्मा गांधी आते हैं और भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं तो 1 लाख से ज्यादा भूख हड़ताल शुरू, और 1 लाख मजदूर इस हड़ताल में शामिल हो जाते हैं। अब वहां की विधि व्यवस्था बिगड़ने लगती है, पुलिस आती है, पुलिस बोलती है कि भैया इतना भारी भीड़ हो गया, अब काम कैसे चलेगा, ये हड़ताल को आप बंद कीजिए। लेकिन वो हड़ताल बंद नहीं होती है, फिर बीच में समझौता होता है, कोर्ट वाला मामला चलता है, बीच में समझौता होता है, और अंततः जो है बात मानी जाती है, और कोर्ट कहता है कि न तेरा न मेरा, और दोनों के बीच में न तेरा और न मेरा, दोनों के बीच में आंकड़ा तय होता है, और वो आंकड़ा होता है 35% का। और 35% पर क्या होती है, तो सुलह होती है। एग्जाम में पूछता है कि कितने प्रतिशत बोनस पर बात बनी, तो आंसर क्या होगा, 35%। और तब जाकर मजदूर काम पर लौटते हैं, और महात्मा गांधी जो 35% वृद्धि को यहां पर शामिल करवाते हैं। और इस प्रकार से अनसुईया का वो आंदोलन जो है आगे धीरे धीरे बढ़ता है। और जब 35% मांग की स्वीकारता हो जाती है, तब एग्जाम में कहा जाता है, तब परीक्षा में कहा जाता है कि यह गांधी का प्रथम सफल भूख हड़ताल। तब कहा जाता है गांधी का प्रथम सफल भूख हड़ताल क्या हो जाता है, अहमदाबाद के अंदर में उन्होंने किया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तब जाकर हम कहते हैं कि यह महात्मा गांधी का प्रथम सफल भूख हड़ताल या सफल सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया वो यही था। ठीक है। और इसके समाप्त होने के बाद एक और फैक्ट है, जैसे ही समाप्त हुआ तो एक एसोसिएशन बनता है जिसका नाम होता है अहमदाबाद मजदूर टेक्सटाइल एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन का गठन हुआ और इसकी अध्यक्ष कौन बनी, प्रथम अध्यक्ष। नाम पूछेगा जब एग्जाम में तो आप कहेंगे कि प्रथम अध्यक्ष बनी अनसुईया।
अनसुईया बेन इसकी क्या बनी, तो प्रथम अध्यक्ष बनी। और इस हिसाब से यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। समाप्त तो होगा ही भाई, क्यों नहीं समाप्त होगा, क्योंकि गांधी जी के द्वारा जो मांग की गई थी वो मांगों को क्या कर लिया गया, मान लिया गया। ठीक है सर, एग्जैक्ट डेट बता दीजिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का। देखो भाई, एग्जैक्ट डील डेट की अगर बात करेंगे तो वो डील डेट है 15 मार्च का। ठीक है, गांधी जी ने जो भूख हड़ताल किया था उसका जो एग्जैक्ट डेट है, भूख हड़ताल जो ये गांधी ने किया है, इस भूख हड़ताल का जो डेट है वो 15 मार्च है। इसीलिए इस आंदोलन का भी डेट 15 मार्च माना जाता है। ठीक है, हालांकि यह आंदोलन तो फरवरी में ही शुरू हो गया था, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, ये गांधी जी ने जो भूख हड़ताल किया वो 15 मार्च को किया। देखिए, अगर आपसे पूछे कि ये किन चीजों का मिल था, तो सूती कपड़ों का मिल हुआ करता था, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप पूछ रहे हैं कि सर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना किसने की? टेक्सटाइल लेबर छूट गया है यहां पे। देखिए, इस लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना है ये महात्मा गांधी ने करवाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किसने स्थापना करवाई? महात्मा गांधी ने। अच्छा सवाल था मेरे भाई ये, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने करवाई, लेकिन पहली अध्यक्ष कौन बनी? तो अनसुईया बनी। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं कि देखो भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपने जब पूछा है तो आप मुझे चेक करना अगर चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। गांधीयन इनोवेशन की जब बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? गांधी जी का इनोवेशन मतलब क्या? गांधी जी का नवाचार मतलब कम निवेश के अंदर में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे हो, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये गांधीयन इनोवेशन है। ठीक है, और गांधीयन इनोवेशन जो ये वर्ड है, जो गांधीयन इनोवेशन, इसको शुरू किया था प्रोफेसर C.K. प्रहलाद के द्वारा, और उनके साथ एक और हुआ करते थे, उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन माशेलकर नाम हुआ करता था। ठीक है, तो गांधीयन इनोवेशन की जब आप बात करते हैं तो गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या? गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं। गांधीयन इनोवेशन की अगर आप बात करते हैं तो उसका मतलब होता है गांधी का नवाचार, और गांधी का नवाचार उस टाइम पीरियड में, इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के टाइम पीरियड में क्या हो सकता है कि कम से निवेश में, इसका मतलब क्या हो सकता है कि कम खर्च में, यानी कम निवेश में क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, ज्यादा उत्पादन। भाई हम कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और अधिक लोगों को रोजगार। यही दो चीज हो सकता है, अधिक रोजगार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आइए अब इसमें समझिए, ये जो शब्द है, इस शब्दावली, ये जो शब्द है, इसको किसने दिया? एग्जाम के अंदर में पूछता है कि जो गांधीयन इनोवेशन है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, कि गांधीयन इनोवेशन जो वर्ड है, उस वर्ड, हाँ बिल्कुल, तो उस गांधीयन इनोवेशन वर्ड का मतलब किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो प्रोफेसर C.K. प्रहलाद ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर C.K. प्रहलाद ने किया था। और इनके साथ एक और प्रोफेसर हुआ करते थे, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, जहां तक मुझे याद है कि आर.ए. माशेलकर हुआ करते थे, है ना, आर.ए. माशेलकर। माशेलकर तो था, आर.ए. था कि AR था, इसमें कंफ्यूजन है। यही दो लोग थे जिन्होंने गांधीयन इनोवेशन की बात की थी। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछिए मेरे भाई। फिर आपने जो सवाल पूछा है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन एक भाई कह रहे हैं कि सर गांधीयन अर्थव्यवस्था क्या है?
गांधीयन अर्थव्यवस्था का मतलब क्या कि अहिंसा, सत्य और अहिंसा से चलने वाली अर्थव्यवस्था। मतलब लोगों का शोषण ना हो, लोगों का अधिकार ना छीना जाए, लोगों में असमानता का भाव ना पैदा हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाए, अहिंसक समाज की संरचना तैयार की जाए। भारत में गांधी जी मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधी कभी नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में आए, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में आ जाएगा तो वैसी परिस्थिति के अंदर में मशीनें जो है क्या करेंगी, आदमी को रिप्लेस कर देंगी और हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और इसलिए गांधी कहते थे कि हम मशीनीकरण नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कुटीर उद्योग लगे, घर घर में लोगों के पास उद्योग लगे। ठीक है, यही गांधीयन अर्थव्यवस्था है, इस बात को समझ लीजिए। और कोई सवाल है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अभी ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप इस सवाल को पूछ सकते हैं। सर चंपारण जो कल पढ़ाए थे उसमें, अच्छा वो 7 लोगों की कमेटी थी भाई, मैंने आपको बताया था कि वो कमेटी कितने लोगों की थी, 7 लोगों की थी, है ना। उसका नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, है ना। अब इतना भी डिटेल मुझे अगर कहिएगा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन वो आपके एग्जाम में किसी काम का नहीं है। एक भाई पूछ रहे हैं कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो बना था, जिसे आप एक और नाम से हिंदी में कहते हैं चंपारण कृषीय जांच समिति, क्या कहते हैं, चंपारण कृषीय जांच समिति। इसके अंदर में कल मैंने आपको बताया था कि गांधी को शामिल किया गया था, बस इतना ही होंगे। पिछली बार जो पेपर आया था मुझे याद आ गया, इसके अंदर में पूछा गया था कि इसके अध्यक्ष कौन है, मुझे याद आ गया। इसके अंदर में क्या पूछा गया था कि अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष की। एग्जाम में आया था ये, अच्छा क्वेश्चन है, चलो। लेकिन कभी भी ना 7 का नाम नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अध्यक्ष थे इसके एफजी स्लाइज, एफजी स्लाई इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। वहीं पे अगर सचिव की बात करेंगे तो MEL टेन्नर हुआ करते थे, MEL टेन्नर इसके सचिव हुआ करते थे। अब बात कर लेते हैं इसमें 7 के बाद कितने लोग बच गए, सदस्य बच गए। तो 2 बिहारी तो सबसे पहले, सॉरी बिहारी कह रहा हूं, 2 भारतीय तो पहले आएंगे। एक तो आएंगे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के अलावा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा हरि प्रसाद नारायण सिंह, है ना, राजा हरि प्रसाद नारायण सिंह। पांच सदस्य थे कुल, 1 2 लोग ये हो गए 2। अब तीसरे सदस्य की बात करते हैं तो एक सदस्य हुआ करते थे जिनका नाम था डीजे रीड। उसके बाद एक और सदस्य हुआ करते थे जो काफी चर्चित थे, जिनका नाम अदानी नहीं अदामी हुआ करता था, LC अदामी। आप लोग ना कंफ्यूज मत कर जाना, अडानी नहीं है, अदामी है, 9 के जगह क्या है, मी है। और एक और हुआ करते थे जिनको आप प्यार से बुलाते थे रीड, क्या कहते थे, सॉरी रैना, जी रैना, सुरेश रैना नहीं, ये जी रैना हुआ करते थे। बहुत जगह रैना मिलेगा, बहुत जगह रैनी मिलेगा। ठीक है, तो यही 7 सदस्य हुआ करते थे, है ना। 5 ये हो गए और एक ये 6ठा नंबर और ये 7वां नंबर। लेकिन आपके काम का कुछ नहीं, एग्जाम में बस इतना ही पूछता है कि भैया महात्मा गांधी शामिल थे कि नहीं थे, तो मैंने आपको बता दिया कि गांधी इसमें शामिल थे। और कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। भाई देखो वो ना छंद नाम लिखा था। छंद नाम का मतलब क्या होता है, छंद नाम का मतलब होता है कविता। कैसे होता है ना कि हम कोई कविता लिखते हैं, शीर्षक है। अब आप लोग तो एकदम बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एक शीर्षक जिस व्यक्ति थे जिनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस, और ये पीर मोहम्मद मुनीस कई बार एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, लेकिन 1-2 बार आया है। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या नाम है लड़का का, अभिषेक खंडेलवाल। अभिषेक भाई आप शायद आईएएस की तैयारी करते होंगे, तब आपने ये सब पढ़ा होगा। और आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपके जो मास्टर साहब है ना, वो आईएएस भी पढ़ा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो।
लेकिन हम लोग मानते नहीं है। अब जितना काम है ये एक्चुअली यहाँ के सिलेबस से पूरा का पूरा बाहर है, यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, किसानों की चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर एक लेख लिखा था इस व्यक्ति ने। क्या लिखा था? पीर मोहम्मद मुनीस ने छंदनाम लिखे थे किसानों की दुर्दशा पर। ठीक है, किसानों की दुर्दशा पर इन्होंने लिखा था, भाई लेखक थे, छंदनाम लिखा था और उसका लिखा। और ये जो छंदनाम था, ये छंदनाम जो है इसका टाइटल पूछता है कि इसका टाइटल क्या था। तो इसका टाइटल था दुखी, कॉमा दीजिएगा, दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय। ठीक है, और कोई सवाल है? एनी अदर क्वेश्चन? इफ यू हैव यू कैन आस्क मी आउट। बंधुआ मजदूर, भाई चंपारण में ही बंधुआ मजदूरी भी होती थी, चंपारण। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए, हाँ ये अच्छा काम कर रहे हो कि जो मेन क्वेश्चन है उसको तुम ये कर दे रहे हो ना, तो मुझे दिख जा रहा है, नहीं तो इतना ना कमेंट आता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं साथियों, फिर अगली कक्षा में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।